हे हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रखी है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आवाज़ से। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रोल ऑफ थायरोक्सिन इन मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस में जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें थायरोक्सिन का क्या रोल होता है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ भी है और आ भी सकता है। तो कोई अच्छा टॉपिक है, मतलब सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक भी नहीं है। बस ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठो और आराम से चीज़ें नोट करते चलो, और बाद में नोट करने के बाद उसको पढ़ो, ठीक है। सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो बस इसी तरह से हमारा ये टॉपिक, मतलब जो सिलेबस है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वो आधे से ज़्यादा ही हो चुका है। थोड़ा और बचता भी, धीरे धीरे सब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो तो फिर अब लेक्चर शुरू करते हैं। और ये लिंक्स है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी, जहाँ पे भी आपको कनेक्ट करना है आप फॉलो करो, मैसेज करो, जो भी आपको पसंद हो, जिस भी तरीके से आप कनेक्ट करना चाहो आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। तो हेडिंग देंगे भाई, रोल ऑफ थायरोक्सिन इन कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। किसमें? एम्फीबियंस में। ओके, सो दिस इज द टॉपिक, समझ गए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है ये हमारा सिलेबस में मेंशन है, तो ये हम देखते हैं। तो देखो, नाम में समझ में आ रहा है, रोल ऑफ थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन का क्या रोल है इन कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो पहले रोल ऑफ थायरोक्सिन एक पार्ट हो गया, कंट्रोल इन मेटामॉर्फोसिस एक पार्ट हो गया, और एम्फीबियंस एक पार्ट हो गया, समझ लो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटामॉर्फोसिस होता क्या है भाई, तभी तो रोल देखेंगे किसी चीज़ का। पहले देखेंगे मेटामॉर्फोसिस होता क्या, व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस का अगर सिंपल सी एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है किसी की शेप में, किसी की अपीयरेंस में चेंज होना, ठीक है। ग्रीक वर्ड में ये होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एम्फीबियन आपका लार्वल स्टेज से अडल्ट स्टेज में जब जाता है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। अभी हम डेफिनेशन में भी लिखेंगे इसको, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस में ये होता है कि लार्वल जो होता है वो आपका अडल्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस आते हैं उसमें, और वो हो जाता है, ओके। तो जब वो होता है तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, व्हाट आर द चेंजेस, ठीक है। मतलब जब लार्वा होगा और लार्वा से जब अडल्ट बनेगा, तो क्या लार्वा के पास चीज़ें थी जो अडल्ट के पास नहीं है, और क्या इसके पास नहीं है जो इसके पास आ जाएंगी, समझ गए। सो हम चेंजेस पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। मतलब सारे सिस्टम देख लेंगे कि सर्कुलेटरी लोकोमोटरी में इसके पास क्या था, इसके पास क्या आ जाता है, तो वो सब चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम रोल देखेंगे, क्या रोल क्या प्ले करता है थायराइड ग्लैंड जो होता है, मतलब थायरोक्सिन या थायरोथायरोनिन क्या रोल प्ले करता है आपका इस प्रोसेस में, जब ये चेंजेस हो रहे होते हैं तो क्या होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि टिश्यू लेवल पे जाके क्या हो रहा है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हम यहाँ पे देखेंगे सिस्टम में क्या चेंज आ रहा है, फिर यहाँ पे देखेंगे टिश्यू लेवल पे क्या चेंज आ रहा है, कि लोकोमोटरी मसल्स में क्या हो रहा है ना। वैसे ही बोन्स में क्या हो रहा है, बोन्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद तो थोड़े से चेंजेस टिश्यू लेवल पे ले जाके मैं आपको बताऊंगा थायरोक्सिन की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, समझ गए। वेरी गुड। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, कि कैसे ये वर्क करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, कि हाउ डज ट्राइआयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन अफेक्ट्स द मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। सो हाउ डज इट वर्क, सो दैट इज द मैकेनिज्म। और लास्ट में हम देखेंगे व्हाट इज द रेगुलेशन। Regulation means how does we regulate the mechanism of thyroxine. Okay, so is there any inhibitor? Is there anyone who controls the process of mechanism, control the process of this metamorphosis. Okay, so all of these things we will discuss. मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, चेंजेस क्या आएंगे, थायरोक्सिन क्या रोल प्ले करता है, टिश्यू लेवल पे जाके क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, देन रेगुलेशन क्या होगा। ओके, सो इस तरह से हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा, और जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं या आने वाले हैं वो सब इसी से एड्रेस हो जाएंगे। ओके, चलो। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस। तो आपको पता ही होगा मेटामॉर्फोसिस, तो एक सिंपल सी लाइन में मैं आपको बोल दिया कि जो भी चेंजेस आते हैं जब एक पर्टिकुलर मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा होता है, तो उसकी ग्रोथ में जैसे अब बच्चा होता है, तो बच्चा बचपन में कैसा होता है, बड़ा होकर कैसा हो जाता है, तो उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, आप कहोगे जी बिल्कुल सर आता है। कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो आप बोलोगे जी बिल्कुल आता है। तो बेसिकली जब डेवलपमेंटल चेंजेस आ रहे होते हैं बेबी के अंदर, है ना, उस डेवलपमेंटल चेंजेस जब आ रहे होते हैं तो उन चेंजेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो यही आप इंग्लिश में एक लाइन लिख लो कि मेटामॉर्फोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, लिखो,
metamorphosis is a biological process in which an organism, ठीक है, undergoes certain morphological and physiological changes with the undergo certain morphological and physiological changes with the help of specific hormones. ठीक है, कुछ हार्मोन्स का जो रोल होता है, और यहाँ पर हम हार्मोन में भी स्पेसिफिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं, थायरोक्सिन. ओके, तो ये हो गया. एक लाइन और लिख लो कि इट इज़ अ टाइम ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस. मेटामॉर्फोसिस के लिए इट इज़ अ टाइम ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस अफेक्टिंग द एंटायर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो होता है इसमें अफेक्ट होता है. ठीक है, तो ये हमने देख लिया डेफिनेशन. उसके बाद मैंने आपको बोला था चेंजेस क्या है, तो अब लिखो चेंजेस एसोसिएटेड विद द एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस होता है एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस में वो हम बता रहे हैं. ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि जो एम्फीबियंस होता है उसमें लार्वल स्टेज होती है. ठीक है, तो लार्वल स्टेज ऑफ एम्फीबिया से आपका अडल्ट स्टेज में जाना है, अडल्ट स्टेज. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो वो चेंजेस क्या क्या होते हैं वो हम एक एक सिस्टम करके देखते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ सिस्टम लिखता हूँ कि किस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं. जब वो सिस्टम लार्वा के पास होगा तो क्या होगा, और जब वो सिस्टम अडल्ट के पास होगा तो क्या होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हैबिटेट की बात कर लेते हैं. सबसे पहले हैबिटेट, जो लार्वा होता है वो आपका कहाँ रहता है, आप बताओ मुझे. आप बोलोगे सर एक्वेटिक में रहता है, और मैं पूछूंगा जो अडल्ट होता है. ठीक है, चलो एक दिमाग में पिक्चर बना लो फ्रॉग की. ठीक है, क्योंकि एम्फीबियन फ्रॉग होता है, तो फ्रॉग की पिक्चर बना लो दिमाग में. तो फ्रॉग का जो लार्वा होता है वो आपका पानी में रहता है, और फ्रॉग का जो अभी मैं एक डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको, जो लार्वा और अडल्ट फ्रॉग में आपको पता चल जाएगा. वैसे अडल्ट फ्रॉग तो देखा ही है ना, लार्वा बस थोड़ा सा छोटा होता है और फिश की तरह होता है. ठीक है, तो अडल्ट जो होता है आपका वो दोनों में रहता है, एक्वेटिक में भी रह लेता है, एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल. ठीक है, तो ये पहला हो गया. उसके बाद अगर मैं इसके लोकोमोशन की बात करूँ, लोकोमोशन या लोकोमोटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो लोकोमोटरी सिस्टम अडल्ट जो लार्वा होता है ये आपका टेल फिन होती है इसके पास. टेल फिन, जो टेल होती है ना उससे मूवमेंट हेल्प होती है, क्योंकि इसके पास पैर वैर नहीं होते. लेकिन जो अडल्ट होता है इसके पास टेट्रापोड होता है, 4 पैर होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं टेललेस टेट्रापोड, टेललेस टेट्रापोड. ठीक है, तो इससे इसका लोकोमोशन होता है. उसके बाद अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ, तो न्यूट्रिशन में जो लार्वा होता है वो आपका हर्बीवोरस होता है. ठीक है, हर्बीवोरस होता है, और इसके पास कोई टंग जो होती है ना वो बहुत कोई बड़ी नहीं होती, छोटा सा मुंह होता है इसका. एक काम करो, पहले पिक्चर देख ही लो आप. देखो भाई, यहाँ पे देख लो एक बार, ये आपका अडल्ट फ्रॉग है. ठीक है, एक सेकेंड रुको. तो देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका धीरे धीरे टैडपोल बनने लगा, और यहाँ पर आपका गिल्स अपीयर होने लग गया. ठीक है, और धीरे धीरे देखो यहाँ पे टेल जो है वो ग्रो होने लगी, जो टैडपोल है ना उसकी टेल ग्रो होने लगी. फिर धीरे धीरे देखो अभी भी टेल है, लेकिन हाइंड लिम्ब जो है वो अपीयर होने लगे. तो मतलब ऐसा नहीं है कि आज जो है लार्वा था और कल को पूरी तरह से अडल्ट बन गया एक इंजेक्शन देने से, ऐसा नहीं होता. समझ लो, एक पूरा प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा. ठीक है, और फिर अभी टेल अभी भी है, धीरे धीरे देखो डेवलपमेंट हो रहा है एंटीरियर पार्ट का पूरा, है ना. और यहाँ पे देखो फ्रॉग लाइक अपीयरेंस आने लग गई इसकी, और फ्रंट लेग भी दिख रहे हो, यहाँ पे दिख रहे हैं, तो फ्रंट लेग भी अपीयर हो गए. फिर टेल अभी भी प्रेजेंट है आपका, और छोटी होती जा रही. देखो ऐसे साइज देख रहे हो, पहले बड़ी थी अब देखो कितनी छोटी सी रह गई. और यहाँ पे यंग फ्रॉग है, टेल इसमें गायब हो चुकी है, और ये आपका अडल्ट फ्रॉग बन गया, पूरी तरह से गायब हो गया. ठीक है, तो इस तरह से जो चेंजेस आते हैं ना उसकी लाइफ साइकिल में, सो इसी को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. लार्वल स्टेज से आपका अडल्ट स्टेज में जो पहुंच रहा है, सो दैट इज मेटामॉर्फोसिस. और किस किस तरह से चीज़ें हो रही हैं वो मैंने आपको दिखा दी. ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका. यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे वैसे कुछ है नहीं देखने को, बस टेडपोल जो होता है देखो वो कुछ ऐसा होता है अगर आप उसको देखो, और विदाउट गिल्स ऐसा होता है. धीरे धीरे उसमें गिल्स डेवलप होने लग जाते हैं,
और फिर उसके बाद लेग आ जाते हैं, तो लेग के साथ ऐसा दिखता है आपका टेडपोल, और फिर आपका अडल्ट रो कैसा दिखता है। ठीक है, मतलब सेम ही चीज़ है, कोई डिफरेंट नहीं है। समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में आपका कैसा होता है, हर्बीवोर होता है, हर्बीवोर्स, है ना। और जो इसका गट होता है वो थोड़ा सा स्पाइरल शेप होता है, मुंह छोटा होता है लेकिन टीथ प्रेजेंट होते हैं लेबियली। जो लेबियली होता है, जैसे लिप है हमारा लेबियल, तो वैसे लेबियली होता है। तो आप यहाँ पे लिख लो स्मॉल माउथ, लॉन्ग स्पाइरल गट। ठीक है, उसके अलावा लेबियल टीथ। ओके, तो ये हो गया। और जब वो अडल्ट बन जाता है तो वो कार्निवोरस हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो फ्रॉग होता है उसके बाद लंबी सी टंग होती है, वो ऐसे फेंकता है और अपना जो प्रे होता है उसको कैच करता है, वापस से फोल्ड करता है और फिर वापस से मुंह के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो कार्निवोर हो गया। और गट जो होता है वो उसका शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट गट होता है, इसका लॉन्ग गट होता है, इसका शॉर्ट, क्योंकि हर्बीवोर जो होता है उनको लंबा लॉन्ग गट चाहिए ना, आपने पता ही होगा। जो कार्निवोर होता है उनको छोटा गट चाहिए होता है। ठीक है, और जो मुंह होता है इनका लार्ज होता है, लार्ज माउथ, लार्ज माउथ और लॉन्ग टंग। ठीक है, तो जो लार्वा होता है उससे अडल्ट में क्या क्या चेंजेस है मैंने आपको 3 जगह बताया। हैबिटेट में क्या चेंज है, लोकोमोशन में क्या चेंज किया, न्यूट्रिशन में क्या चेंज किया। ठीक है, ऐसे ही करके 3-4 और बताता हूँ। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद आप देख लो रेस्पिरेटरी, देख लो रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो लार्वा होता है वो रेस्पिरेशन करता है आपका गिल से, स्किन से, लंग से, है ना। उसके पास गिल्स भी होते हैं, बट जो अडल्ट होता है उसके पास गिल्स विल्स नहीं होते, वो या तो स्किन से करेगा या लंग से करेगा, है ना। तो ये सब आपका हो गया। तो रेस्पिरेशन में लिख लो गिल्स, स्किन, लंग्स। ठीक है, और जो अडल्ट होता है आपका वो आपका स्किन, लंग्स। ठीक है, जो इसके पास हीमोग्लोबिन होता है उसको बोलते हैं लार्वल हीमोग्लोबिन, और जो इसके पास हीमोग्लोबिन होता है उसको बोलते हैं अडल्ट हीमोग्लोबिन। दोनों में चेंज आता है। ठीक है, सो दैट इज रेस्पिरेटरी। उसके बाद सर्कुलेटरी देख लो, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस आता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में इसके पास आयोटिक आर्चेज होती हैं, आयोटिक आर्चेज, और इसके पास आपका सिस्टमिक आर्चेज होती हैं। मुझे डिफरेंस बताओ अगर आप लोगों को पता तो कमेंट में। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी वेन्स होती हैं वो जो एंटीरियर पोस्टीरियर कॉमन जुगुलर वेन होती है, लेकिन इसके बाद जो होती है आपकी वो कार्डिनल वेन्स होती हैं। तो ये भी लिख लो एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, एंड एंटीरियर पोस्टीरियर एंड कॉमन जुगुलर वेन, जुगुलर वेन्स, और इसके बाद आपका कार्डिनल वेन्स होती है। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलेटरी में चेंजेस आ गए। उसके बाद अगर आप एक्सक्रेटरी देखो, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम में आपका ये जो लार्वा होता है वो मेनली अमोनोटैलिक होता है। अमोनोटैलिक मतलब जो अमोनिया सिक्रीट करते हैं मेनली। ठीक है, इसमें जो यूरिया की जो साइकिल होती है ना, जो लीवर में चलती है, यूरिया साइकिल एंजाइम जो होती है वो आपका इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेनली मेनली अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक, और ये मेनली आपके ये यूरियोटैलिक होते हैं, मेनली यूरियोटैलिक। ठीक है, इनमें आपका वो यूरिया जो फॉर्मेशन की जो साइकिल होती है लीवर में जो चलती है वो नहीं होती है, इसमें होती है। ठीक है, तो ये एक्सक्रेटरी हो गया। उसके बाद आपका नर्वस देख लो, नर्वस सिस्टम जो मतलब आई वाई बी सी में आ जाती है नर्वस सिस्टम में। तो इसमें जो आपका होती है निक्टेटिंग जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे हमारे पास निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है ना, वो इसमें एब्सेंट होती है आपका। और जो आई में जो पिगमेंट होती है यहाँ पर होती है पोरफायरोसिन। पोरफायरोसिन कैसी होती है, पर्पल कलर की पिगमेंट होती है, लेकिन अडल्ट में वो पोरफायरोसिन रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है, जो रोड्स और कॉन्स में होता है ना आपका वो। और इनके मूवमेंट के लिए ना, चलो ये लिख लो लैक ऑफ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, और पोरफायरोप्सिन प्रेजेंट। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं निसिडेटिंग मेम्ब्रेन आ जाती है, ये प्रोटेक्ट करती है आई को बेसिकली। वो निसिडेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट, और रोडोप्सिन, रोडोप्सिन प्रेजेंट। ठीक है, इसकी जगह रोडोप्सिन आ जाता है आपका। और जो ऑक्यूलर मसल्स होती है, जो आई की जो मसल्स होती हैं वो डेवलप हो जाती है ताकि रेगुलेशन अच्छे से हो पाए, डेवलपमेंट ऑफ ऑक्यूलर मसल्स। ठीक है,
और फिर इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी आ जाती है, जो ईयर गया होता है ना आपका फ्रॉग का, अगर आपने कान देखा हो तो दैट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, वो भी इसके पास आ जाती है। सो दैट इज नर्वस सिस्टम। उसके बाद इंटेग्यूमेंट की अगर मैं बात करूँ, इंटेग्यूमेंट, ठीक है, तो इंटेग्यूमेंट इसका जो पूरी बॉडी होती है, इसमें कोई म्यूकस ग्लैंड वगैरह नहीं होते, ठीक है, कोई म्यूकस ग्लैंड नहीं होता लार्वा के पास, और बहुत पतली एपिडर्मिस होती है इसकी, जो डर्मिस है ना, जो कवरिंग है वो बहुत ही पतली होती है। लेकिन इसकी आपकी, आपने फ्रॉग देखा ही होगा, थोड़ी स्ट्रेटिफाइड होती है ना, और कीरेटिन भी प्रेजेंट होता है इसकी स्किन में, और म्यूकस ग्लैंड भी होते हैं, तो वो सब चीज़ें होती है। तो आप यहाँ लिख लो थिन एपिडर्मिस विद नो म्यूकस ग्लैंड, नो म्यूकस ग्लैंड, ठीक है, कोई म्यूकस ग्लैंड नहीं होता इसके पास। आप यहाँ पे लिख लो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिडर्मिस, ठीक है, विद केराटिन, केराटिन होता है इसके पास, है ना। और ताकि जो ये एम्फीबियंस टेरेस्ट्रियल पे रहने जा रहे हैं ना, तो वाटर के रेस्पिरेशन को रोकने के लिए थोड़ा सा स्किन क्रेटिनाइज हो जाती है इनकी, ओके। पूरी तरह से तो नहीं, बट थोड़ा सा रोकने की कोशिश करते हैं। पूरी तरह से आपके एम्फीबियंस में स्केल्स आ जाते हैं फिर, ओके। एंड प्लस म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया कि क्या क्या चेंजेस होते हैं अडल्ट से लार्वा में जब मेटामॉर्फोसिस होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट हमारा क्या था कि अब हम देखते हैं कि थायरोक्सिन का रोल क्या होता है। मतलब कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बताता हूँ आपको मैं, 2 साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बताता हूँ कि उन्होंने किया था तो क्या हुआ, ठीक है। तो वो हम रोल में देखते हैं। तो रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। अच्छा, बेसिकली मैं पूछूँ थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन में ना भी 2 तरह के हार्मोन होते हैं, एक को हम बोलते हैं T3 और एक को हम बोलते हैं T4, ठीक है। T3 का नाम होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्या होता है? ट्राई आयोडोथायरोनिन। और जो T4 होता है आपका, उसका नाम होता है थायरोक्सिन। क्या नाम होता है? थायरोक्सिन, ठीक है। और इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये होता है, क्योंकि ये ना बहुत थोड़े से अमाउंट में भी अच्छा काम कर लेता है। विद मच लोअर कंसनट्रेशन इट कैन वर्क्स बेटर देन T4, ठीक है। और द बॉडी रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द थायराइड हार्मोन। हाउ? Let us take an example that with increase in the concentration of thyroxine hormone, the tail degeneration starts. Tail degeneration starts, ठीक है। तो जो टिश्यूज़ होती हैं आपका, वो थायराइड हार्मोन का जो लेवल होता है उसके हिसाब से अलग अलग रेस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। तो कुछ टिश्यूज़ जो होती हैं कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से डिजेनरेट होना शुरू हो जाती हैं, और कुछ टिश्यूज़ जो होती हैं जिनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जैसे लिम्ब का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो कुछ में लिम्ब का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। सो द बॉडी टिश्यूज ऑफ द एम्फीबिया रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली विद द कंसंट्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो एक एग्जांपल में आपका अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेना कि द ऑर्गन्स, द टिश्यूज ऑफ द एम्फीबियन ऑर्गन्स, द टिश्यूज ऑफ द एम्फीबियंस रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। फिर एग्जाम्पल में लिख लेना कि इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन देन टेल डिजेनरेशन स्टार्ट्स. This shows the degeneration of tissues, and when the concentration increases, it also shows the formation of limb. Okay, limb formation started. So that is the different response. Okay, then after that, हाँ मैं कह रहा था कि आपको I will tell you about the experimental evidence. Experimental evidences. Okay, so how does this thyroid hormone works according to 2 scientists. 2 साइंटिस्ट ने आपका यहाँ पे बताया, एक का नाम था गुदरनश और एक का नाम था एलन। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि क्या थायराइड हार्मोन का रोल होता है। तो एक तो हो गया आपका गुदरनश, ठीक है, और एक हो गया आपका एलन। इसने 1912 में एक्सपेरिमेंट करा था, इसने 1916 में किया था। पहले मैं इनका एक्सपेरिमेंट बताता हूँ इन्होंने क्या किया था। इसने क्या करा कि जो टैडपोल होता है ना, जो टैडपोल आपका लार्वा होता है, आपका लार्वा को टैडपोल बोलते हैं ना फ्रॉग का, तो जो टैडपोल होता है उसको इसने क्या करा, जो शीप का जो थायराइड ग्लैंड है ना, उसका पाउडर फॉर्म करके उसको इस पर फीड कराया, ठीक है। मान लो ये लार्वा था आपका, और इसको आपका यहाँ पे एक शीप था, उसके थायराइड ग्लैंड को क्रश करके पाउडर फॉर्म में इसको दे दिया और इसको फीड कराया, तो इसने वो खाया, ठीक है। तो खाने के बाद इसने देखा कि ये जो लार्वा था ये मतलब टाइम से पहले ही मैच्योर हो गया, ठीक है। तो प्री मैच्योर मेटामॉर्फोसिस देखने को मिला जब इसने एक्सपेरिमेंट करा। समझ गया? सिंपल है, वेरी गुड।
और जब इसने करा, इसने क्या करा, इसने बोला कि जब मैंने जो थायराइड ग्लैंड था ना उसमें, जो टेडपोल थे, मान लो टेडपोल थे, इनके पास थायराइड रूडिमेंट्री ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि थायराइड का काम लार्वल स्टेज में तो होता नहीं है, बट रूडिमेंट्री पार्ट पड़ा होता है उसका। तो उसने क्या करा, इसको हटा दिया, जो टेडपोल था उसके अंदर से इस पार्ट को हटा दिया, और उसने देखा कि ये जो टेडपोल थे ये कभी अडल्ट बन ही नहीं पाए, ये अडल्ट कभी बन ही नहीं पाए, रादर ये जो थे जाइंट हो गए, बड़े हो गए। टेडपोल ही अपने आप में साइज बड़ा हो गया टाइम के साथ, बट वो कभी भी अडल्ट नहीं बन पाए। तो ये दो एक्सपेरिमेंट हमें बताते हैं कि थायराइड हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है इनके मेटामॉर्फोसिस के लिए। समझ गए? वेरी गुड। लिखो इसको, इसमें लिखो ही डिस्कवर्ड दैट, ही डिस्कवर्ड दैट when tadpoles fed on powdered sheep thyroid gland, ठीक है। सो दे metamorphosed prematurely, ठीक है भाई। और इसने क्या करा था, he found that when he removed, ठीक है, रिमूव करा या डिस्ट्रॉय करा कुछ भी, when he removed the thyroid ग्लैंड तो नहीं, तो थायराइड रूडिमेंट लिखो, क्योंकि अर्ली में तो ग्लैंड नहीं होता है। थायराइड रूडिमेंट फ्रॉम अर्ली टेडपोल, ठीक है, शुरुआती स्टेज में। तो क्या होगा यहाँ पे, लार्वा नेवर मेटामॉर्फोस्ड, rather becomes giant tadpole, ठीक है, बहुत बड़ा सा टेडपोल बन जाता है, अडल्ट नहीं बन पाता, ठीक है। सो दैट इज द रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, कि थायराइड हार्मोन का रोल क्या होता है असल में, ये हमने बता दिया आपको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेस पे भी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा टिश्यू लेवल पे जाके बताता हूँ कि ब्रेन में क्या होता है, लार्वा में, अडल्ट में क्या हो जाता है, या वैसे छोड़ो, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि जो थायराइड हार्मोन जो होता है इसका रोल क्या होता है, कि मतलब वो ब्रेन में कैसे मॉर्फोलॉजिकल रेस्पॉन्स देता है, बायोकेमिकल रेस्पॉन्स कैसे देता है, समझ लो। मतलब बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन गया तो उसने मतलब अपीयरेंस में क्या चेंज करा, जैसे मान लो लीवर है, तो लीवर में क्या करता है, वो फंक्शनल डिफरेंशिएशन शुरू कर देता है। मतलब जैसे यूरिया साइकिल नहीं थी ना पहले, अब यूरिया साइकिल आने लग जाती है। और जो लार्वा, जो हीमोग्लोबिन लार्वा वाला था, अब वो अडल्ट हीमोग्लोबिन बनने लग जाता है। तो वो लीवर के अंदर ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। वैसे ही अगर आप आई में बात करो तो आई में आपका रिपोजिशनिंग होने लग जाती है न्यूरॉन्स की, है ना, और नई नई रेटिनल न्यूरॉन बनने लग जाती हैं, जो लेंस होता है उसका उसमें ऑल्ट्रेशन होने लग जाती हैं। ये मॉर्फोलॉजिकली हमें दिखता है। अगर बायोकेमिकली जाके देखो तो जो विजुअल पिगमेंट्स होती हैं वो स्विच होने लग जाती हैं, पोर फायरोप्सिन से रोडोप्सिन हो जाता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ना 4-5 आपको यहाँ पे टिश्यू बताता हूँ कि कौन से टिश्यू का क्या रिस्पॉन्स है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसे शो कर रही है वो, और यहाँ पे बताता हूँ बायोकेमिकल रिस्पॉन्स कैसे शो कर रही है, ठीक है। छोटा सा ये भी देख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, टिश्यू लिखो, ये वही चल रहा है रोल ऑफ थायराइड हार्मोन के। अब मैं बता रहा हूँ मॉर्फोलॉजिकल क्या रिस्पॉन्स दे रहा है टिश्यू, और यहाँ पे लिख लो मॉर्फोलॉजिकल रेस्पॉन्स, और यहाँ पे लिख लो आपका बायोकेमिकल, ठीक है। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि मान लो अगर 10 नंबर या 15 नंबर में पूछ दिया आपसे, व्हाट आर द रोल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड प्लेड ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट, मतलब मॉर्फोलॉजिकल क्या चेंजेस होते हैं, बायोकेमिकल क्या चेंजेस होते हैं, तो ये पूछा नहीं है, बट अगर पूछ दिया तो आपको वो आना चाहिए, ठीक है। तो बस लिखो सबसे पहले लीवर टिश्यू में लिखो जो मैंने आपको बताया। तो लीवर टिश्यू में मैंने आपको बताया मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा, फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन होने लग जाएगा सेल्स में, फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, एंड रीस्ट्रक्चरिंग, ओके। और अगर बायोकेमिकली जाके देखो तो मैंने आपको बोला था कि यूरिया साइकिल बननी शुरू हो जाएगी, मतलब यूरिया साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगी, और लिख ही लो ना, यूरिया साइकिल एंजाइम स्टार्ट्स, ठीक है। फिर ऐसी एल्ब्यूमिन साइकिल भी होती है, एल्ब्यूमिन फॉर्मेशन आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो लार्वल हीमोग्लोबिन होता है वो स्विचेज इनटू
एडल्ट हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो ये आपका लीवर में बायोकेमिकली हो रहा है। ओके, उसके बाद अगर मैं टेल की बात करूँ, आपका टेल या गिल्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये तो डीजनरेट हो जाएंगे ना, उसके पास टेल होती है ना लिंग होती है, जब वो लिंग कह रहा हूँ गिल्स होते हैं जब वो अडल्ट बन जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे टोटल टिश्यू रिग्रेशन एंड रिमूवल। ठीक है, पूरी तरह से इनका जो टिश्यूज़ है वो रिमूव हो जाती है। और बायोकेमिकल में अगर देखोगे तो जब भी किसी चीज़ का किसी भी टिश्यू की हटाना होता है तो उसकी सेल डेथ होती है, प्रोग्राम सेल डेथ जिसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, एंड इंडक्शन ऑफ लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम क्यों? क्योंकि लाइसिस करना है ना अब इन टिश्यूज़ का, तो बायोकेमिकली ये हो रहा है बॉडी के अंदर। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मॉर्फोलॉजिकली हमें क्या दिख रहा है और उसके अंदर मैकेनिज्म में बायोकेमिकली क्या हो रहा है वो यहाँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, उसके बाद आपका ब्रेन में देख लो। ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेन में भी आपका जो सेल्स होती हैं उनमें रिस्ट्रक्चरिंग होती है ना, और उसके अलावा ग्रोथ होती है। और यहाँ पर आपका लिख लो रिस्ट्रक्चरिंग, रिस्ट्रक्चरिंग है ना, सेल टर्नओवर, ग्रोथ, बेसिकली ग्रोथ। ठीक है, तो ये सब हो रहा है। और अगर बायोकेमिकली जाके देखो तो आपका सेल डिवीजन हो रहा होता है यहाँ पे, नॉर्मल है किसी भी चीज़ में एपोप्टोसिस हो रहा होता है, जो सेल लार्वल वाली होती है वो हो जाती है, देन प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें ब्रेन में हो रही होती हैं। उसके अलावा आई में मैंने आपको बताया था, आई में लिख लो, तो मैंने बताया था कि रिपोजिशनिंग होने लग जाती है, रिपोजिशनिंग ऑफ द न्यूरल एंड द सेल्स ऑफ द आई, तो वो सब होने लग जाएगा। और न्यू रेटिनल न्यूरॉन बनने लग जाएंगे, न्यू रेटिनल न्यूरॉन बनने लग जाएंगे। और जो सेल है वो ऑल्टर हो जाएगा, वो सॉरी लेंस जो है ना उसकी शेप ऑल्टर हो जाएगी, ऑल्टर्ड लेंस। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। और बायोकेमिकली अगर देखोगे जाके तो मैंने आपको बोला था विजुअल पिगमेंट स्विचेस, स्विच क्यों? क्योंकि पोरफायरोप्सिन था लार्वा में, वो आपका रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका वो देखने को मिलेगा। और इसमें एक बीटा क्रिस्टलाइन करके प्रोटीन होती है, उसका इंडक्शन हो जाता है जिसकी वजह से आपका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है आई का। तो ये भी लिख लो, इंडक्शन ऑफ बीटा क्रिस्टलिन। ठीक है, तो ये आपका आई में हो गया। समझ रहे हो ना? उसके बाद आपका चार बता दिए, दो तीन और लिख लो। मसल में लिख लो, मसल। मसल में आप देखोगे कि मसल की ग्रोथ हो रही होगी, मसल में डिफ्रेंशिएशन हो रहा होगा, और जो मसल काम की नहीं है वो उसका एपोप्टोसिस हो जाएगा। एपोप्टोसिस तो यहाँ लिखेंगे, एपोप्टोसिस। ठीक है, और एपोप्टोसिस होने के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, जो बायोकेमिकली आप देखोगे तो जब मसल की ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन हो रहा होता है ना, तो यहाँ पर हैवी चेन भी आ जाती है, जो मायोसिन वाली चेन होती है ना वो इसमें नहीं होती लार्वा में, लेकिन इसमें आ जाती है। तो ये भी लिख लो, इंडक्शन ऑफ मायोसिन हैवी चेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके अलावा अगर और कुछ बचा क्या? हाँ, इम्यून सिस्टम और लिख लो इसका, इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम में क्या होगा, आपका जो इम्यून सेल्स है ना उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाएगा, मतलब पूरी बॉडी में आपका इम्यूनिटी डेवलप कराने के लिए इम्यून सेल का रीऑर्गेनाइजेशन होने लग जाएगा। ठीक है, और नए नए तरह का इम्यून कॉम्पिटेंस सेल जो है वो डेवलप कर लेगी। तो बस ये लिख लो, रीडिस्ट्रीब्यूशन। कुछ समझ में अगर याद ना है ना उस टाइम पे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीस्ट्रक्चरिंग, रीपोजिशनिंग, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको फंक्शनल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, ये सब लिख लेना मॉर्फोलॉजी में, समझ गए? और यहाँ पे कुछ भी एंजाइम वगैरह डाल के मतलब जस्टिफाई कर देना अगर याद ना आए तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्यून सेल। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें लिख सकते हो बायोकेमिकली क्या होता है। बायोकेमिकली कुछ नहीं, बस वही इम्यून सेल गेट्स इम्यून कॉम्पिटेंसी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और अगर मैं जो लंग्स होती हैं आपका, लंग्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, तो लंग्स के फॉर्मेशन के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है उनका एक्सप्रेशन होने लग जाएगा, सेल जो रेस्पॉन्सिबल उनका प्रोलिफ्रेशन होने लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लो लिम्ब और लंग्स, क्योंकि इनमें नहीं होते ना, तो इसमें अगर नहीं होते तो आपका सॉरी इसमें कह रहा हूँ लार्वा में नहीं होते ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे न्यू ग्रोथ ऑफ बोन
स्किन, मसल्स, नर्व्स एट्सेट्रा, ठीक है, इन सब के लिए। और यहाँ पे होगा क्या, सेल प्रोलिफरेशन और सेल डिफरेंशिएशन या जीन एक्सप्रेशन लिख लो, ठीक है भाई। जो जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके एक्सप्रेशन के लिए वो आपके हो जाएंगे। सो दैट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्या मिल रहा है थायराइड ग्लैंड की वजह से, और बायोकेमिकली क्या चीज़ें हो रही हैं आपका, ये मैंने आपको बता दिया टिश्यू लेवल पे, ठीक है। अब हमारा बचता है मैकेनिज्म और रेगुलेशन। तो मैकेनिज्म डालते हैं अगले पेज पे। चलो भाई, तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन देख लेते हैं। तो ये मैं आपको 3 स्टेज में बताऊंगा, 3 स्टेजेस कैसे कैसे होगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि थायरोक्सिन बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं है। सो दैट इज प्री मेटामॉर्फोसिस, प्री मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इस टाइम पे बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमने देखा कि थायराइड जो वो है ना रूडिमेंटरी टिश्यूज वो पड़ी हुई है। सो दैट इज प्री मेटामॉर्फोसिस, जो लार्वल स्टेज हो रहा है। उसके बाद आएगा प्रो मेटामॉर्फोसिस। प्रोमेटामॉर्फोसिस मतलब अर्ली मेटामॉर्फोसिस बोल सकते हो, अर्ली मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। उसके बाद तीसरी स्टेज में आ जाएगा आपका मेटामॉर्फोसिस कॉम्प्लेक्स, मेटामॉर्फोसिस कॉम्प्लेक्स क्लाइमैक्स, ठीक है। तो अब पहले जब कुछ भी नहीं है, फिर धीरे 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 थायरोक्सिन बनना शुरू हुआ और फिर क्लाइमैक्स पे पहुंच गया, तो क्या हुआ, ठीक है। तो सिंपल सा है, सबसे पहले देखते हैं कि प्री में क्या हो रहा है, प्री मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। प्री में क्या होगा, जो T3 T4 है, T3 T4 है, इनको मैं बोलूँगा थायरोट्रोपिन, ठीक है, थायरोट्रोपिन बोलते हैं इनको। तो प्री मेटामॉर्फोसिस में T3 T4 हैव लो लेवल, ठीक है, लो लेवल इन बॉडी, या लो लेवल या है ही नहीं, मतलब ऐसा बोल सकते हो। तो इनकी जो कंसंट्रेशन है, मैं T3 T4 को इससे दिखाता हूँ आपका बना के, ठीक है। ऐसे समझ लो कि T3 T4 जो है वो आपका ऐसे है, ठीक है। क्योंकि अभी हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ना, तो ये आपका हो गया T3 T4, दिखने में ऐसा है, और इसके रिसेप्टर्स होंगे सेल पे, जब वो रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तभी अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। सो प्री मेटामॉर्फोसिस में आपका लो कंसंट्रेशन है। तो मान लो जो सेल है आपका, और सेल के पास जो रिसेप्टर है, इसका जो रिसेप्टर है आपका, रिसेप्टर ऐसे बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे आकर ये बाइंड होगा नॉर्मली, तो दिस इज T3 या T4 रिसेप्टर जीन, ठीक है। तो ये रिसेप्टर है आपका। तो जब अर्ली मेटामॉर्फोसिस होता है, प्री मेटामॉर्फोसिस होता है, तो ना तो इनका अमाउंट कोई ज़्यादा होता है, ठीक है, ना तो इनका अमाउंट कोई ज़्यादा होता है और ना इनका अमाउंट कोई ज़्यादा होता है। तो इनकी और इनकी बाइंडिंग नहीं हो पाती। तो बाइंडिंग नहीं होता तो कोई प्रोसेस नहीं चलता, नो प्रोसेस, ठीक है, कोई प्रोसेस नहीं होता, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, कोई ट्रांसलेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सो दैट इज प्री मेटामॉर्फोसिस, समझ गए, वेरी गुड। अब होगा क्या कि आपका सेकेंड स्टेज आ जाती है अर्ली मेटामॉर्फोसिस, अर्ली मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो अर्ली मेटामॉर्फोसिस मतलब प्रो मेटामॉर्फोसिस जो हमने देखा। तो इसमें क्या होगा, आपका धीरे धीरे जो थायरोट्रोपिन इनका लेवल बढ़ने लगता है, थायरोट्रोपिन लेवल इंक्रीजेस, ठीक है। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ने लगता है, तो जो आपके जो ये है, ठीक है, तो इनका नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो T3 T4 का जो अमाउंट है वो आपका बढ़ने लगा, तो ये जो मॉलिक्यूल है उसके बढ़ने लगे। उसी तरह से आपका जो रिसेप्टर्स है, मान लो इधर मैं रिसेप्टर्स बना देता हूँ, ये आपके, ठीक है। तो ये जो सेल पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, ये इनका नंबर भी आपका धीरे धीरे बढ़ने लगा, ठीक है, ये आपका बढ़ने लगा। और फिर ये जो थे वो इसके पास जाके बाइंड करने लगे, ठीक है। तो होगा क्या, देखने को क्या मिला कि जब ऐसा होने लगा कि जो रिसेप्टर्स थे, दीज आर T3 T4 रिसेप्टर्स, ठीक है, इनके रिसेप्टर्स जो थे इनका अमाउंट भी बढ़ने लगा, इनका अमाउंट भी बढ़ने लगा। तो हमने देखा कि इसकी बाइंडिंग की वजह से क्या हुआ, और T3 और जो रिसेप्टर्स थे आपके उनका प्रमोशन होने लगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बाइंडिंग
बाइंडिंग स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ मोर रिसेप्टर्स। ठीक है, बाइंडिंग की वजह से और ज़्यादा रिसेप्टर प्रोड्यूस होने लगे। तो यहाँ पर जब आपका ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन में आपको क्या देखने को मिला कि जो और रिसेप्टर्स थे आपके, ये रिसेप्टर जो थे वो बढ़ने लगे। अब फिर क्या हुआ, जब और रिसेप्टर बढ़ने लगे तो इन पे और बाइंडिंग होने लगी। ठीक है, जो थे ये और बाइंड करने लगे, तो बाइंडिंग और बढ़ने लगी, तो जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, जो और जीन्स रेस्पॉन्सिबल है ना आपके ट्रांसक्रिप्शन के लिए, उनका एक्टिवेशन हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक वर्ड लिख लो कि मोर बाइंडिंग ऑफ T3 T4 रिसेप्टर stimulates ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अदर जीन्स। ठीक है, इनकी वजह से अदर जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होने लगा। समझ गया कैसे काम किया इन्होंने? वेरी गुड। तो पहले कुछ भी नहीं था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनका अमाउंट बढ़ने लगा, रिसेप्टर का भी और इनका भी, जो आपके थे मॉलिक्यूल जो थे। ठीक है, इनके बाइंडिंग की वजह से क्या हुआ, और रिसेप्टर प्रोड्यूस हुए आपके, और रिसेप्टर प्रोड्यूस होने की वजह से और बाइंडिंग हुई, और उसकी वजह से जो अदर जीन्स थे रिस्पॉन्सिबल ट्रांसक्रिप्शन के लिए, उनका एक्टिवेशन हो गया। ठीक है, तो अदर जीन्स एक्टिवेशन। ठीक है, तो अदर जीन का एक्टिवेशन हो गया, और उसके एक्टिवेशन के होने की वजह से फिर क्या हुआ, देखने को कम मिला कि और ज़्यादा रिसेप्टर बनने लगे, और ज़्यादा इनका होने लगे। तो एक अब अगली स्टेज में आपका कॉम्प्लेक्स क्लाइमैक्स आ जाएगा, मेटामॉर्फोसिस क्लाइमैक्स, वो अगले पेज पे देखते हैं। ठीक है, सो थर्ड मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स। ठीक है, अब क्लाइमैक्स आ गया, तो क्लाइमैक्स में क्या होगा, हाई लेवल ऑफ थायरोट्रोपिन। ठीक है, हाई लेवल है इनका, मतलब जो हमारे रिसेप्टर्स थे, जो मतलब T3 T4 थे आपके, T3 T4 वो अब थोड़े ज़्यादा आ गए। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया इनका नंबर, क्लाइमैक्स आ गया ना इनका, ऐसे बहुत सारे हो गए। ठीक है, और अगर आप रिसेप्टर देखो तो रिसेप्टर तो बढ़ ही रहे थे, बाइंडिंग की वजह से और बढ़ने लग गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, इनका भी नंबर जो था वो बढ़ गया और इनका भी नंबर बढ़ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो सेल थी आपका, वहाँ पर जब हमने देखा तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो रिसेप्टर्स थे, जो ये T3 T4 हैं, ये आपके यहाँ पे आके बाइंड हो रहे हैं, और बाइंड होने की वजह से क्या हो रहा है, आपका फर्दर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, नॉर्मल जो मैकेनिज्म होता है, और ट्रांसक्रिप्शन होने की वजह से आपके फर्दर रिसेप्टर का प्रोडक्शन और हो रहा है। इस रिसेप्टर के प्रोडक्शन की वजह से आपका देखने को क्या मिला, इसकी वजह से आपका एक तो और रिसेप्टर का प्रोडक्शन हो गया, तो यहाँ पर और रिसेप्टर अवेलेबल हो गए, और रिसेप्टर अवेलेबल हो गए तो ये और ज़्यादा बाइंडिंग करेंगे, तो और ज़्यादा बाइंडिंग करेंगे तो आपका फर्दर बाइंडिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे फिर फर्दर आपका जो मॉलिक्यूल है वो आपका बाइंड करेगा T3 T4 वाले। ठीक है, तो इसकी वजह से ऐसे ऐसे बहुत सारी बाइंडिंग होने लग जाएगी, बहुत सारी बाइंडिंग होने लग जाएगी इसी की तरह से। सो इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ, मतलब ये हमारा क्या हो गया, क्लाइमैक्स हम अचीव कर गए। समझ गए? सो इट इंक्रीजेज ट्रांसक्रिप्शन, जो ये बाइंडिंग है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रिसेप्टर्स विच फर्दर इंक्रीजेज द बाइंडिंग ऑफ थायरोट्रोपिन विद द रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से इसका पूरा मैकेनिज्म चलता रहता है, और ये इसका अमाउंट बढ़ता रहता है, और पूरा का पूरा लार्वा जो होता है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म हुआ, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसका। अब थोड़ा सा रेगुलेशन देख लेते हैं कि ऐसा क्या, अगर बॉडी के अंदर कुछ ऐसा डाल दे जो इसकी जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म हो रहा है, इसको रोक दे, तो उसको हम रेगुलेशन का नाम देंगे। तो रेगुलेशन में देख लेते हैं। ठीक है, तो रेगुलेशन में आप देख लो कि कैसे थायरोक्सिन का रेगुलेशन कैसे कर रहा है। तो हमारे पास एक हार्मोन है जिसका नाम है हार्मोन प्रोलैक्टिन। तो देखने को क्या मिला कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इट कैन इनहिबिट द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। इट कैन इनहिबिट द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या करा, एक इंजेक्शन में प्रोलैक्टिन भरा, एक इंजेक्शन में प्रोलैक्टिन फिल किया, और प्रोलैक्टिन फिल करने के बाद क्या करा, लार्वा के अंदर डाल दिया। तो जब लार्वा के अंदर प्रोलैक्टिन पहुंचा तो इन्होंने देखा कि जो लार्वा है उसकी ग्रोथ में स्टिमुलेशन हो गया, और मेटामॉर्फोसिस जो होना था वो आपका इनहिबिट हो गया।
ठीक है। तो प्रोलैक्टिन के इंजेक्शन देने से क्या हुआ आपका, इट स्टिमुलेट्स द लार्वल ग्रोथ। ठीक है, लार्वा की ग्रोथ को स्टिमुलेट किया इसने जब हमने इंजेक्शन दिया, और इसने इनहिबिट कर दिया, इनहिबिट्स द मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो रेगुलेशन हो गया ना, मतलब थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसका कैसे हम तोड़ निकाल लिया, मतलब कैसे हमने उसके रेगुलेशन को कंट्रोल किया, कैसे हमने उसके मैकेनिज्म को कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है भाई, तो ये आपका है ना। तो और चीज़ें क्या देखने को मिले कि जब प्रोलैक्टिन उसमें पहुंच गया तो टेल आपका रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाई। उसके बाद जो केराटिन बनाने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल थे उनका एक्टिवेशन नहीं हो पाया। तो ये सब चीज़ें हुई हैं आपका। तो आप एक लाइन में लिख लो कि इफ़ the mechanism of thyroxine hormone is blocked by prolactin experimentally, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली अगर ऐसा हो जाए then tail is not reabsorbed and adult specific keratin gene is not activated। ठीक है, तो ऐसा भी देखने को मिला। तो हम उसको बोल सकते हैं कि हमारा ये रेगुलेशन का पार्ट हो गया। समझ गए। तो इस तरह से हमने जो जितना भी रोल ऑफ थायरोक्सिन है, किस तरह से वो काम कर रहा है, क्या उसका मैकेनिज्म है, क्या उसका रेगुलेशन है, वो सब चीज़ें हमने देख ली हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको अच्छे से एड्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें भाई। ठीक है, थैंक यू, बाय।